हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर परिवर्तन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के समकालीन विश्व राजनीतिक भाग 1 करेंगे और इसमें हम शीत युद्ध का पार्ट चैप्टर 1 कर रहे हैं और इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो इससे हमने 2 पार्ट पहले कर दिया, आप उसमें जाके हमारे चैनल पर इससे जाकर देख सकते हैं। आज ये चैप्टर हम पूरी तरह खत्म कर देंगे। कुछ टॉपिक रह गया था जिसके बारे में मैंने बताया था, जैसे हमने बात करनी थी बेलग्रेड शिखर सम्मेलन की, हम बात करनी थी कि भारत गुटनिरपेक्ष नीति की असफलता के क्या कारण थे और उस जो गुटनिरपेक्ष नीति का उद्देश्य क्या थे, तो उन्हें बात करनी थी। आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से। तो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन क्या है दोस्तों? तो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो दोस्तों सितंबर 1961 में हुआ था और इस शिखर सम्मेलन में 25 एशियाई तथा अफ्रीकी एक यूरोपीय देशों ने भाग लिया। अब क्या था ये बेलग्रेड शिखर सम्मेलन दोस्तों? तो इस बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में सभी विकसित देशों से यह अपील की गई कि वह विश्व शांति के लिए कार्य करें और निशस्त्रीकरण, ठीक है, परमाणु परीक्षण ना करें और इसी प्रकार से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद की घोर निंदा की गई। तो क्योंकि लगातार जो शीत युद्ध चल रहा था और उस शीत युद्ध के चलते बहुत से जो प्रमुख देश थे, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका, दोनों जो गुट थे उनमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कलह की भावना थी और इसी चक्कर में संपूर्ण विश्व ज़्यादा 2 खेमे में जो बढ़ चुका था और एक दूसरे आगे निकलने में तरह तरह के हथियार बनाए जाने लगे थे। इससे मानवता को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था और इसीलिए ये सम्मेलन और इस सम्मेलन में कहा गया कि महाशक्तियों से कि जो विकासशील देश हैं उनको विकास करने के लिए उसमें मदद की जाए, निशस्त्रीकरण को अपनाया जाए, शांति स्थापना की बात की जाए और परमाणु परीक्षणों को रोका जाए और इसी में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को भी खत्म करने की बात, इसकी निंदा भी की गई थी। और सम्मेलन में अगर बात करें, सम्मेलन में अंगोला, कांगो, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया के स्वतंत्र संघर्षों का समर्थन भी किया गया और बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में ही 20 सूत्रीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था पहली बार। और इसी घोषणा पत्र में कहा गया दोस्तों कि पहली बार कि विकासशील राष्ट्र बिना किसी भय व बाधा के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करेंगे। तो ये जो बेलग्रेड सम्मेलन था ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में बहुत ही महत्व रखता है। यही बेलग्रेड सम्मेलन था जिसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो दोस्तों बेलग्रेड सम्मेलन शीत युद्धकालीन समय के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों से में एक है और इसी सम्मेलन में तय किया गया था, एक 20 सूत्रीय मांग की गई थी किस प्रकार से विश्व को आगे बढ़ना है। चलिए इसका जो PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की जाती है? बहुत से विचारकों द्वारा, बहुत से राजनीतिज्ञों द्वारा भारत की गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना की जाती है। इसमें बहुत से तर्क दिए जाते हैं कि भारत है जो गुट निरपेक्षता नीति को सही नहीं अपना पाया। जब भारत गुट निरपेक्ष है तो उसे अन्य देशों में समूह में नहीं बैठना चाहिए। तो इस आधार पर कई बार इसकी आलोचना की जाती है। बहुत से आलोचक कहते हैं कि ये जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति वह सिद्धांतहीन है ना। इनके अनुसार भारत की गुट निरपेक्षता की नीति में नियमितता नहीं, मतलब नियमितता का मतलब क्या होता है कि भारत एक स्थिर नहीं है, ये कभी किसी पक्ष में चला जाता है, कभी उसको मानता है कभी नहीं मानता है। ये लोग कहते हैं कि भारत 1971 में रसिया से 20 सूत्रीय संधि की संधि करता है, अमेरिका की मदद लेता है। अगर हमने गुट निरपेक्ष रहने का फैसला लिया था तो हमें इनसे किसी संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए थे, ये आलोचक कहते हैं। क्यों? अब भारत जैसे स्वयं 1971 में सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया। दूसरा, आलोचकों के अनुसार भारत की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है क्योंकि भारत समय समय पर अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए प्राय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषयों से बचता रहा, परंतु फिर भी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को अनियमित एवं सिद्धांत भी नहीं कहा जा सकता। और सही मायने दोस्तों भारत की जो गुट निरपेक्षता नीति है वो अनियमित व सिद्धांत भी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। हम भले ही समय समय पर अन्य गुटों में शामिल हुए हैं और उनसे मदद भी ली, लेकिन हमने अपने गुट निरपेक्षता नीति के पहले कहा था कि गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता से नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि दोनों गुटों से अलग रहकर अपना विकास करना है और सही मायने में गुट निरपेक्षता की नीति के चलते ही भारत दोनों गुटों में शामिल नहीं और इससे हमारी बहुत फायदा हुआ। चाहे आप 1971 का युद्ध देख सकते हैं, 1962 का युद्ध देख सकते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है। हम दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए फिर भी हमें दोनों गुटों की मदद मिलती रही, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है,
उद्देश्य क्या थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के दोस्तों? उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पूछा भी गया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों सदस्य देशों को शक्ति गुटों से अलग रखना। जितने भी गुट निरपेक्ष के सदस्य थे उन्हें जो महाशक्तियाँ थी, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका, इन दोनों गुटों से अलग रखना ताकि वह अपना विकास कर सके। दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। गुट निरपेक्ष देश जो थे वो अपने आंदोलन, उनका विकासशील जो देश थे वो अपने उद्देश्य सम्मान को बढ़ाना चाहते थे। उन्हें लगता था यदि हम इनके सदस्य बन जाएंगे तो इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, दोबारा इन्हें किसी गुटों में रहकर अपना विकास करना हो, जो उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। तीसरा, सदस्य देशों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब जितने भी गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य समूह थे उनमें आर्थिक सहयोग को, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्ष देश सभी आपस में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध स्थापित कर रहे थे, और ये जितने भी देश आपस में व्यापार और विनिमय के माध्यम से अपना विकास कर सकते थे। ये भी इसका एक उद्देश्य था ताकि कोई बाहरी शक्ति इन पर दबाव ना डाल सके। चौथा, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो गुट निरपेक्षता का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना, क्योंकि सभी देश, अब सभी उपनिवेशिक देश थे जो किसी न किसी राज्य के अधीन रह चुके थे, भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ज़्यादातर देश जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, उसके उपनिवेश थे, और जो कि सभी देश 1950 के आसपास आज़ाद हुए थे, और इसीलिए दोबारा से वो उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसना नहीं चाहते थे और साम्राज्य विस्तार को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए भी गुट निरपेक्षता का अपनाएगा, और यही इसका उद्देश्य था कि साम्राज्यवाद के प्रसार को रोका जा सके और उपनिवेशवाद को खत्म किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो मैंने आपको शामिल कर दिया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 100% बहुत बार पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते रहेंगे। आप इसे नोट कर लेना, PDF फाइल डाउनलोड कर लेना, लिंक में दे दूंगा, और सही मानो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली, एक बार आप पढ़ के देखिए इसे। नाटो, तो दोस्तों क्या है नाटो? नाटो सीटो तथा सेंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किस गुट ने किया? तो नाटो, सीटो तथा सेंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया था अमेरिकी गुट ने किया था। अमेरिकी जो गुट थे जिसमें पश्चिमी एशिया के समर्थक थे उनका गुट था नाटो, और इसमें नाटो, सीटो, सेंटो नामक सभी समूह शामिल थे। अगला, वार्सा पैक्ट नामक सैनिक संघ गठबंधन का निर्माण किस गुट ने किया? तो वार्सा पैक्ट ने दोस्तों किसने किया? सोवियत संघ ने किया था। अगला, विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की स्थापना के समर्थन में तर्क दे। और तो इसका क्या है दोस्तों? गुट निरपेक्ष देशों के अति विकसित देशों का विकास करना और उन्हें गरीबी से बाहर निकालना ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। मतलब जो भी विकासशील देश थे, जो भी गुट निरपेक्ष देश थे, उन्हें विकसित विकास करने में मदद करना और उन्हें आर्थिक तौर पर मदद पहुँचाना ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। पूंजीवाद देशों नेता कौन था? तो पूंजीवाद देशों नेता अमेरिका था। साम्यवादी देशों के नेता कौन था? तो उत्तर साम्यवादी देशों का नेता सोवियत संघ था। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों आपको सभी पता है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में संपन्न हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पहला चैप्टर पार्ट 1 शीत युद्ध का पूरी तरह से समाप्त होता है। इससे संबंधित मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराऊंगा। चैप्टर करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे दूंगा जो आप करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए घरों में सुरक्षित रहिए और अपने आप को अपने घरों में रहिए ताकि सही प्रकार से हम कोरोना बीमारी से लड़ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।